एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 6 साल होती है दोस्तों, तभी उसकी माँ का बीमारी के चलते हुए देहांत हो जाता है। अब वो छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ रहने लगता है और पिताजी उसे हर दिन एक शिक्षा दिया करते कि बेटा तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जा, क्योंकि पढ़ाई को कभी भी कोई आपसे नहीं बांट सकता। बेटा भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो 8वीं क्लास में पहुंच जाता है। पिता की बातें उसे हर वक्त याद आया करती और वो इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है। और एक दिन अचानक होता कुछ ऐसा है, वो पिता भी उसे छोड़कर चल बसते हैं जब वो 8वीं क्लास में होता है। घर परिवार में और कोई नहीं होता, गरीबी उसके पास इतनी ज़्यादा होती है, दर दर की वो ठोकरें खाने लगता है। अब जाए तो कहाँ जाए। उसके बाद वो नज़दीकी एक चाय की टपरी के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर जो चाय के टपरी का मालिक होता है उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है कि साहब मुझे अपने यहाँ पर रख लीजिए, मैं आपके यहाँ पर बर्तन साफ कर दिया करूँगा और लोगों को चाय दे दिया करूँगा, मैं स्कूल के बाद आपके पास आ जाया करूँगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाना दे दिया करना और रहने की जगह दे देना। दोस्तों यहाँ पर उस चाय वाले को भी दया आ जाती है और उसे अपने पास रख लेता है। वो स्कूल जाया करता और शाम को आकर वो उसी के साथ में चाय में काम किया करता। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब एक बैंक का मैनेजर उस चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए आ जाता है। यहाँ पर वो लड़का उसे चाय देने के लिए जाता है तो उससे पूछने लगता है कि साहब बैंक मैनेजर कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या करना होता है। एक छोटे से बच्चे की इतनी ज़्यादा जानकारी लेने की इच्छा होती है तो उसे बैंक मैनेजर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उससे कहने लगता है कि बेटा तू यहाँ पर क्या करता है, तेरे घर में तेरे माता पिता नहीं है क्या, तू पढ़ता लिखता नहीं है क्या। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा उनसे यही कहता है कि साहब मैं क्या करूँ, मेरे साथ में बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, मेरे घर में मेरे माता पिता नहीं हैं, दोनों मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पिताजी ने मुझसे यही कहा है कि तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं यहाँ पर दिन भर पढ़ाई लिखाई करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। अगर मुझे कुछ सहायता मिल जाती, अगर मुझे कोई ऐसा ठिकाना मिल जाए जहाँ पर मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर बैंक के मैनेजर को थोड़ी सी दया आती है और उससे कहने लगता है कि ठीक है तू मेरे साथ चल, थोड़ा बहुत हमारे घर का काम कर दिया करना और उसके बाद तू अपनी पढ़ाई लिखाई करना, मैं तुझे तेरी पढ़ाई के पैसे दे दिया करूँगा। दोस्तों बैंक मैनेजर उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ ले जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि ये लड़का आज के बाद यहीं रहेगा। यहाँ पर जो बैंक मैनेजर की पत्नी होती है उस लड़के के प्रति नफरत भरी निगाहों से देखने लगती है। वो लड़का जो भी उसे काम दिया जाता उस काम को कर दिया करता और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाया करता। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, लेकिन यहाँ पर जो बैंक मैनेजर की पत्नी होती है वो चाहती है कि ये लड़का यहाँ पर ना रहे। इस सब के लिए वो एक षड्यंत्र बनाती है और षड्यंत्र के तहत ही एक दिन का वाक़या होता है जब बैंक मैनेजर सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी उनका जो मोबाइल होता है उसे उठाती है, उठाकर उस लड़के के कमरे में उसके कपड़ों में छुपा देती है। अब बैंक मैनेजर अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने तो इस लड़के के हाथ में तुम्हारा मोबाइल देखा था। जब उस लड़के से पूछा जाता है तो वो लड़का यही कहता है कि मालिक उस मोबाइल को देखा तक नहीं है, आप कैसे कह सकती हो कि मैंने उस मोबाइल को लिया है। उसके बाद उसके कमरे में वो मालकिन जाती है और वहाँ जाने के बाद उसके कपड़ों से वो मोबाइल को ढूंढ लाती है। जब मोबाइल यहाँ पर मालिक को दिया जाता है तो मालिक को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। यहाँ पर जो मालकिन होती है वो कहती है कि मैं पहले ही कहती थी कि ये लड़का चोर है, इसकी निगाहें चोर भरी हैं, ये चोरी करने के लिए यहाँ पर आया है। अब वो लड़का बार बार मना करता कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन यहाँ पर बैंक मैनेजर के सामने ऐसा ही परोसा जाता है, उसे ऐसा ही लगता है कि वाकई में ही इसने चोरी की है। उस लड़के के साथ मारपिटाई करता है और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उस लड़के के ऊपर विपत्तियों का तो मानो पहाड़ टूट चुका है। अब वो घर के बाहर तो आ जाता है, अब लेकिन जाए तो कहाँ जाए, ना उसके पास खाने के लिए ना उसके पास रहने के लिए। अब वो अपनी पढ़ाई कैसे करे, उसे अपने पापा की वो बातें याद आने लगती हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे, वो आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन पूरे वह भूखा रहता है। जैसे ही शाम होती है, शाम को फुटपाथ पर वो भूखा प्यासा ही सो जाता है और अगले दिन आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, एक हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति रो रहा होता है और उसे देखकर वो उसके पास पहुंच जाता है। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे भाई की कोई जान बचा लो, मेरा भाई मर जाएगा, उसे 1 यूनिट खून दे दो।
अब ये बच्चा उसे देखता है और देखते ही कहने लगता है कि मैं आपके भाई की जान बचाऊंगा, मैं उसे खून दूंगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति इसकी तरफ देखता है कि यार ये ऐसा कैसे कह रहा है, ये कैसे ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो उसकी उम्र भी ठीक होती है, उसका वेट भी ठीक होता है। लगभग वो 18 साल का हो चुका था और उसका वजन भी लगभग 60-65 किलो था। तो इस वजह से डॉक्टर ने भी खून लेने से मना नहीं किया, कहा कि ठीक है इसका खून हम ले सकते हैं। और उस लड़के ने जब खून दिया, खून देने के बाद यहाँ पर जो उसका भाई है वो लगभग, जो उसकी जान खतरे में थी, अब वो बिल्कुल लगभग ठीक होने की कगार पर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति उस बच्चे से खून लेता है वो कहता है कि बेटा इसके बदले में आप मेरे से पैसे ले लो। लेकिन यहाँ पर वो पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपने कहा था मेरे भाई की जान खतरे में है, बस मैंने तो इसलिए खून दिया है। तो वो कहता है कि चलो कुछ खा पी लो। उसके बाद उसे एक दुकान पर ले जाता है, वहाँ पर बैठा कर उसे चाय पानी पिलाता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा भूखा होता है, वो कुछ खाता है और जब उसकी हालत को वो व्यक्ति देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तुम्हारे घर में और कौन कौन है। दोस्तों जब इस तरह का वाक्य उस लड़के से पूछा जाता है तो वो पूरा वाक्य बताता है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं रह सकूँ और अपनी पढ़ाई कर सकूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो एकदम से खुश होता और कहने लगता है कि तू आज से हमारा तीसरा भाई है। हम 2 भाई थे लेकिन आज से तू हमारा तीसरा भाई बन चुका है। तूने हमारे भाई की जान बचाई है, तू हमारे साथ चलेगा। वहाँ हमारी कुछ जमींदारी है, हम जमींदारी करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हमारा हाथ बटा दिया करना, उसके बाद तुम आराम से पढ़ाई करना। दोस्तों इस लड़के को लेकर और अपने भाई को यहाँ से डिस्चार्ज कराकर वो लड़का अपने घर पहुँच जाता है। और जब घर वालों को पता चलता है कि इस लड़के की वजह से हमारे बेटे की जान बची है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसे अपना परिवार का हिस्सा मानने लगते हैं। वो लड़का वहीं पर रहकर मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है। उसके बाद उसे अब टेस्ट के लिए दिल्ली जाना होता है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अब वो दिल्ली जाने के लिए कहता है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा चला जा, लेकिन हमसे तू पैसे ले लिया करना। वो वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। घर वाले भी कुछ पैसे भेज दिया करते, इधर ये लड़का खुद मेहनत करके वहाँ पर कुछ पैसे कमा लिया करता, घर वालों पर ज़्यादा दबाव नहीं दिया करता। दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है, यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर जाता है और आईपीएस वो अधिकारी बन जाता है। अब वो ट्रेनिंग पर जाने वाला होता है, उससे पहले वो अपने घर आता है। जो यहाँ पर इस घर के मुखिया होते हैं उन्हें वो पिताजी बुलाया करता, उनसे कहता है कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया। पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जो उसके भाई होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। घर परिवार के सभी सदस्य वहाँ पर मिठाई बांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा भाई यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर बन गया। दोस्तों उसके बाद वो ट्रेनिंग पर चला जाता है और उसकी एक शहर में पोस्टिंग हो जाती है। वहाँ पर रहकर वो अपने कामकाज को संभालने लगता है। इधर जो यहाँ पर इनका घर होता है, जो घर का मुखिया होता है वो बीमार हो जाता है, बीमार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से जो इनकी ज़मीन होती है जिस पर एक खेती बाड़ी किया करते थे वो गिरवी रख जाती है। अब इस लड़के को वो नहीं बताते और धीरे धीरे इसी तरह से अपने कामकाज को संभालते रहते हैं। जब ये लड़का गांव आता है, गांव आकर इसे पता चलता है कि इस तरह का वाक़या हो गया है, जिसे तू पिताजी कहता है वो तो काफ़ी दिन से बीमार हैं और घर वालों की जो ज़मीन है वो भी गिरवी रख गई है। तो यहाँ पर इस लड़के को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, अपने सभी घर वालों से गुस्सा होकर लड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना। घर के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस हम तो तुझे परेशान नहीं करना चाहते। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी से कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है और अपने पिताजी को लेकर उन्हें हॉस्पिटल में चला जाता है, अच्छी तरह से उनका इलाज करवाता है और जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उन्हें वापस घर छोड़कर जो उनकी ज़मीन गिरवी रखी थी उन्हें छुड़ाता है और सब लोग घर के जो सदस्य होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद उनका घर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, जब एक प्राइवेट गाड़ी से ये कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में वही बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर की पत्नी की गाड़ी पंचर हो जाती है और वहाँ पर वो खड़े होते हैं। उसकी साइड में जाकर ये लड़का गाड़ी को रोक देता है। तो यहाँ पर जब उस बैंक मैनेजर को देखता है तो बैंक मैनेजर देखते ही इसे पहचान जाता है। वो कहने लगता है कि मालिक हुआ क्या है। तो यहाँ पर बैंक मैनेजर की पत्नी इससे कहने लगती है कि तू पहले भी चोर था, पहले चोरी करके तू यहाँ से भागा था, आज फिर किसी चोरी करके भाग रहा है क्या।
तो यहाँ पर जो उसके साथ में लड़का था वो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, ये आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं। अब यहाँ पर बैंक मैनेजर को भी पछतावा होने लगता है कि मेरी मैडम ने यहाँ पर इनसे ऐसा क्यों कहा। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि इनका कसूर नहीं है, इन्होंने जो कहा वो इनके अपने शब्द हैं। पहले भी इन्होंने मेरे को चोर ठहराया था, मैं पहले भी चोर नहीं था और आज भी चोर नहीं हूँ, आज मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। और मैडम जी आप सब कुछ जानती हैं, आप ही सब कुछ बता देना कि उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों यहाँ से ये सब कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब बैंक मैनेजर को पछतावा होने लगता है। बैंक मैनेजर अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि ये आईपीएस ऑफिसर झूठ तो नहीं बोलेगा, तुमने उसके साथ में क्या किया था। तब ये मैडम बताती है कि मैंने उस लड़के के साथ में बहुत गलत किया था, मैंने ही उसे चोर बनाकर यहाँ से निकाला था, मैंने ही तुम्हारा फ़ोन उसके कपड़ों में रखा था। दोस्तों यहाँ पर बैंक मैनेजर को बहुत ज़्यादा गिलानी होती है और गिलानी करके उस लड़के के पास पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ़ कर देना। वो लड़का कहता है कि बाबूजी मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था, आपने मेरी उस समय मदद की थी, हालांकि आपने पीछे मुझे वहाँ से निकाल दिया था, लेकिन आपने कुछ दिन मेरी मदद ज़रूर की थी, मैं आपकी मदद को नहीं भूल सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं, ये आंटी मुझसे उसी दिन से चिढ़ती थी, मुझे भी पता था कि इन्होंने झूठ मूठ को कहा था, लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा था लेकिन आपने मेरा विश्वास नहीं किया। अब कोई बात नहीं, जो बात जा चुकी है उसे भूल जाइए, मेरे और आपके बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मेरे से और आपके संबंध वैसे ही हैं जैसे पहले थे। दोस्तों उसके बाद वो लड़का अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी को दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों उस चाय की टपरी पर भी पहुँचता है जहाँ पर वो चाय बेचा करता था। वहाँ पर जब लोगों को पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो यहाँ पर चाय बेचा करता था, आज ये आईएएस ऑफिसर बन चुका है। दोस्तों हर तरफ उस लड़के के चर्चे होने लगते हैं, चारों तरफ बस वहाँ पर लोग बाग यही कहने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है, इसने तो बहुत मेहनत की, इसने अपने पिता की उस बात को याद रखा, आज ये आईएएस ऑफिसर बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, उस बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो जमींदार होता है उसके और उनके बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,